नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं अनस 24/7। वक्त है न्यूज अपडेट का। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए हलचल हर दिन तेज होती जा रही है। भाजपा ने एक की जगह 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वहीं कुछ नामों को लेकर मंत्रणा भी प्रारंभ कर दी गई है। दूसरी ओर कांग्रेस में अब भी बड़े नेताओं के बीच रस्साकशी नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। 26 फरवरी से दोनों सीटों के लिए नामांकन की शुरुआत होगी। अधिक नामांकन की स्थिति में 16 मार्च को मतदान किया जाएगा। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के भीतर राज्यसभा सदस्य को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने 7 नामों का पैनल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा है। इन नामों में एससी वर्ग से जहां नवीन मार्कंडे, कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व मंत्री गंगूराम बघेल की पुत्री किरण बघेल का नाम है। वहीं ओबीसी वर्ग से पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का नाम लिया जा रहा है, जबकि सामान्य वर्ग से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप सिंह जुदैव और सरोज पांडे के नाम लिए जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि अब तक के ट्रेंड्स के मुताबिक भाजपा से किसी चौंकाने वाले नाम को भी मंजूरी दी जा सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस में टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज से लेकर मोहन मरकाम और अमरजीत भगत के नाम सामने आ रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को राज्यसभा की दौड़ से अलग कर लिया है। नहीं, हमारा अपना एक्सरसाइज प्रारंभ है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, और हमारी सभी प्रकार की सभी से बातचीत, कोर ग्रुप बैठक सारा कुछ हम लोग इसमें कर रहे हैं जो सर्वयुक्त होगा, और उस दृष्टि से और फिर केंद्र में जब जैसा निर्देश होगा उस तरीके से किया जाएगा। भाई, मैं पाटन का विधायक हूँ ऑलरेडी, तो अन्य साथियों को मौका मिलना चाहिए जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन लोगों को भेजा जाना चाहिए। अब मैं तो ऑलरेडी एक विधानसभा में हूँ ही, तो क्यों सीट खाली कराना चाहिए? भाई, वो हाईकमान तय करेगा, वो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो हाईकमान ही तय करता है। ये लोग सुझाव देंगे, हमारे सीएलपी और पीसीसी चीफ दोनों सुझाव देंगे और हाईकमान फैसला करेगा। तो हाईकमान क्या फैसला करेगा ये मेरी जानकारी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के खाते में एक सीट आना तय है, लेकिन माना जा रहा है कि हरियाणा और गुजरात फॉर्मूले में भाजपा 2 प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में कांग्रेस अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोक पाती है या नहीं? कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर ये तय है कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। रायपुर से अनस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत करेंगे। साय सरकार का यह तीसरा बजट होगा। बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार पहले ज्ञान की थीम पर बजट लाई, उसे आगे बढ़ाने के लिए गति के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। अब नई दृष्टि से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट में वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही कुछ नई योजनाएं भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े, इस बात का ध्यान रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित रूप से हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे, और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। उसको पूरा करने में सरकार की पूरी वित्तीय ताकत हमने पिछले 2 सालों में झोंकी है, अभी भी हम झोंके हैं। इसके अलावा ये सब वेलफेयर स्कीम है, आप सभी मानते हैं। तो ये वेलफेयर स्कीम भी लोकतंत्र में जरूरी होते हैं कि समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब आवासहीन हो, उन सब के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसको तो हमको लोकतांत्रिक दायित्वों के तहत, अपने मैनिफेस्टो के संकल्प पत्र के दायित्वों के तहत पूरा करना ही है। इसके अलावा जो शहर विकास है, कैपिटल सिटी को ग्रोथ कराना है, औद्योगिक नीति अच्छी लाकर उद्योगों का ग्रोथ कराना है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, चाहे इस तरह की जो चीज़ें, चाहे मेट्रो की बात हो, इस तरह की चीज़ों को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लखेश्वर बघेल को उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है।
लखेश्वर बघेल ने उपनेता प्रतिपक्ष बनने के बाद हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दों को अब वे और आक्रामकता के साथ उठाएंगे। सभी विषयों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। लखेश्वर बघेल से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ है। कैसे सदन में कामकाज में अब और आपकी आक्रामकता दिखेगी, क्या भूमिका निभाएगी? कांग्रेस पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के लोगों ने मुझे जो दायित्व दिया है, वास्तव में एक जवाबदारी दायित्व है और हमारे नेताजी का सहयोगी बनके जितना हो सके हमारे नेताजी के निर्देश पे मैं सहयोग करने का प्रयास करूंगा और जो भी दायित्व है निभाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों की भूमिका कई बार बहुत सौम्यशालीन नजर आती है और कई बार बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिसमें आक्रामकता की उम्मीद होती है लेकिन होता नहीं। तो क्या ये माना जाए कि लखेश्वर बघेल जी के नई जिम्मेदारी में आने के बाद में वो आक्रामकता सदन में दिखेगी? सही बात है, लेकिन जैसे पद पोस्ट बढ़ता है तो थोड़ा ताकत भी बढ़ता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे तो अच्छा से अपना दमदारी के साथ बात रखेंगे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं लखेश्वर जी जिस पर आप चाहेंगे कि सदन में चर्चा हो और विपक्ष का जो प्रतिक्रिया है वो सही ढंग से आए? क्योंकि सत्ता पक्ष ने बहुत सारे मुद्दा दिए हैं, इसलिए रखने के ऊपर है, बहुत से मुद्दा है, हम रखेंगे, देखिएगा, तो मीडिया भी देखेगी, आप भी देखेंगे। तो ये लखेश्वर बघेल जी जिनका कहना है कि अब जिम्मेदारी बढ़ने के बाद में भूमिका जो है वो अलग हो जाती है और ज्यादा आक्रामकता के साथ प्रदर्शित करते आएंगे अपनी भूमिका को। इस बात को लखेश्वर बघेल कह रहे हैं। कैमरामैन इकराम तो ऐसी के साथ गौरव शर्मा, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्नेह मिलन और ब्रह्म भोजन में शामिल हुए। सीएम साय ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ ब्रह्म भोजन किया और संस्था के सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही कैबिनेट के साथ माउंट आबू आने के निमंत्रण को स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, राम विचार नेताम, वरिष्ठ विधायक धरणलाल कौशिक मंच पर मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के आमंत्रण पर शांति शिखर में आए हुए हैं और हर वर्ष जब विधानसभा का बजट सत्र चलता है तो इनका आमंत्रण हमारे सभी मंत्रिमंडल को, विधायकों को सम्मान समारोह में और ब्रह्मा भोज में मिलता है। तो आज भी हम लोग नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा हम सबका साल श्रीफल से स्वागत भी किया गया है और अभी ब्रह्मा भोज के लिए हम लोग जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हलाली डैम क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजाति के 5 गिद्ध को प्राकृतिक आवास में मुक्त किया। इनमें 4 भारतीय गिद्ध और 1 सिनेरियस गिद्ध शामिल है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरसों उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ और उड़द पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। पक्षी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के वन विभाग ने WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से गिद्धों की गतिविधियों और निगरानी के लिए उपग्रह टेलीमेट्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लुप्त प्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को हलाली डैम जल क्षेत्र में मुक्त किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार सरसों उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ और उड़द पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने चना, मसूर और तुअर के उपार्जन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किया जा रहा है, उनकी उसी भावों के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है
और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया। उज्जैन जिले के घटिया और नागदा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आए किसानों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना को त्वरित मंजूरी देने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार माना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया में शामिल हो जाने से उज्जैन, नागदा, खाचरौद, रतलाम सहित पूरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। चलिए अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में एक ब्यूटिशियन के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव का गंभीर मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी महिला अमरीन उर्फ महिरा ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका दुष्कर्म कराया। पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और 1 महिला के खिलाफ धर्मांतरण समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अहमदाबाद में भी दुष्कर्म किया गया और धर्म बदलने का दबाव भी बनाया गया। ये गंभीर आरोप है। छत्तीसगढ़ की युवती ने भोपाल में FIR दर्ज कराई। चलिए बात करते हैं नागदा की, जहां नगर पालिका परिषद के स्वागत गेट पर अब सम्मान के बजाय प्रचार का जरिया बनते नजर आ रहा है। शहर के 36 वार्डों में बने गेट पर बड़े से लेकर छोटे नेताओं के जन्मदिन के फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। गेट पर नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे रहते हैं, लेकिन पुराने पदाधिकारियों के नाम हटाने के बजाय उन्हें ढकने के लिए जन्मदिन के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये फ्लेक्स बिना किसी अनुमति के लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सार्वजनिक संपत्ति का खुला दुरुपयोग हो रहा है। तस्वीर आपके सामने है। तो पुराने नाम को छिपाने के लिए ये पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बिना अनुमति यहां फ्लैक्स लग रहे हैं। ये भी एक गंभीर समस्या है। स्वागत गेट पर जन्मदिनों के फ्लैक्स की भरमार है। 36 वार्डों में सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। पुराने नाम को छिपाने के लिए ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और इसकी कोई अनुमति नहीं ली जा रही है। सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। नागदा की ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। स्वागत गेट पर जन्मदिन के पोस्टर लगे हुए हैं, या ये कहें कि स्वागत गेट जो है वो जन्मदिन के पोस्टर से भर गया है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 1 करोड़ 49 लाख रुपए की ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ठगी का खुलासा हुआ है। SP YP सिंह ने बताया कि अंबागढ़ चौकी निवासी व्यवसायी कुणाल अग्रवाल की शिकायत पर जांच शुरू हुई। रकम पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक खातों से ट्रांसफर कर देश भर में घुमाई गई। तकनीकी जांच में गिरोह का नेटवर्क कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात और नेपाल तक जुड़ा मिला। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में दबिश देकर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं। नेपाल कनेक्शन को लेकर आगे जांच चल रही है। जो क्लस्टर था वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला की तरफ का था। वहाँ के जो मेन अकाउंट होल्डर्स थे उनके अकाउंट में पैसा गया, फिर वहाँ से उसको फर्दर डाइवर्ट किया गया है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। नेपाल के रास्ते ये लोग पैसा आगे दूसरे देशों में पहुँचाते थे
अब उसको हम और अग्रिम विवेचना में हम आगे की आगे की चीज़ों को ट्रेस कर रहे हैं, और जो आरोपी इसमें और भी इन्वॉल्व थे, जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम ट्रेस करके उन तक पहुंचने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। बिलासपुर में चर्चित सरकंडा लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के साथ ही भाजपा नेता बंधु मौर्य की हत्या की साजिश का भी पर्दाफाश किया। रजनेश सिंह ने बताया कि सराफा व्यापारी संतोष तिवारी से लूट करने वाले आरोपियों को पहले मिर्जापुर एसटीएफ ने मुठभेड़ में पकड़ा था। जांच के दौरान सीपत निवासी इरफान सहित नारद श्रीवास और राजू सोनकर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई वारदातों में संलिप्तता सामने आई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक लूट की घटना कारित हुई, जिसके संबंध में वहाँ पर तत्समय थाना सरकंडा पर 219/26 अभियोग बने। उसी दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा हमारे साथ में एक टेक्निकल इनपुट शेयर किया गया। 4 अभियुक्त टोटल पकड़े गए, 2 अभियुक्त दौरान मुठभेड़ पकड़े गए हैं। ऑपरेशन के दौरान समय समय पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा भी बहुत क्रिटिकल और अच्छे इनपुट्स हमसे शेयर किए जाते रहे। धमतरी में नालंदा परिसर के लिए चयनित स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हटकेश्वर वार्ड के निवासी इस चयन का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को वार्डवासी कलेक्ट्रेट के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगह पर नालंदा परिसर बनाने की योजना है, वहां वार्ड के सभी सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं। उन्हें अपने कार्यक्रमों के लिए जगह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि शहर के हाटकेश्वर वार्ड में नालंदा परिसर प्रस्तावित है। अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। लगातार अभी प्रेस के माध्यम से ये पता चल रहा है कि उसमें नालंदा परिसर वहाँ पे स्थापित किया जाना है, तो उसी को पुनः वहाँ पे रिमाइंडर के रूप में कि वहाँ पे जो जगह चयनित किया गया है उस जगह ना बना के कहीं अन्य जगह बनाया जाए। नालंदा बनने का जो प्रोसेस चल रहा है उसको वहाँ ना बनाकर दूसरी जगह पे बनाया जाए, यह हमारे मतलब वार्ड वासियों का निवेदन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।